सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप इस आपदा के समय में अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास पूर्ण तत्परता के साथ कर रहे होंगे। और देखिए, कठिन समय है, लेकिन ये कठिन समय ही, जैसे सोना जब कठिन समय से गुजरता है तभी वह क्या पूर्ण रूप को अपने को प्राप्त कर पाता। तो कहते हैं ना, किसी चीज़ की कीमत जब भी बढ़ती है जब उसको थोड़ा तप जाए। सोने की कीमत जब नहीं होती जब वो निकल के आता है, जब उसको तपाया जाता है। तो एक उदाहरण है थोड़ा माहौल को नरम बनाते हुए कि जब आप खेत से वो तोड़ते हैं ना मक्का, तो वो 1-2 रुपये की होती है, उसको जरा सा भून दो तो वो भुट्टा 10 रुपये का हो जाता है ना। इसी प्रकार से ये आपकी परीक्षा का समय है। आपका मूल्य जब बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगा, जब आपको इस आपदा से निकलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है हिंदी है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे उच्चारण। अब उच्चारण भी एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है ना। तो अशुद्ध उच्चारण यानी कि वाचन या बोलने का अशुद्ध वाचन, उसके कारण क्या होते हैं, अशुद्धता है ना। तो होता है ना, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत कुछ अशुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम प्राथमिक स्तर पे हम जब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि अगर बच्चा गलत शुरुआत में गलत उच्चारण सीखेगा तो आजीवन वह उस प्रक्रिया से उसको निकलने में बड़ी कठिनाई रहेगी। तो इसके कुछ कारण होते हैं, और ये अशुद्ध जो उच्चारण होता है उसके कारण होते हैं। जैसे यदि किसी को वर्णों का ज्ञान ही ना हो, उसे वर्णमाला ही ना पता हो, तब वो क्या करेगा, तो एक कारण ये है। दूसरा है कि उसको अभ्यास ना। हिंदी और संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें अभ्यास नहीं है, उससे भी क्या होता है, ये एक तरीके से परिपाटी बन जाता है, एक नियम बन जाता है। जब हम जो है, फिर क्या होता है, बहुत सा कारण, एक शारीरिक कारण होता है, किसी का होठ या जीभ या तालु, उसमें कोई परेशानी है, उसकी वजह से भी होता है। फिर एक जैसे अटक अटक के बोलते हैं, हकलाना हो गया, वो सब चीज़ें। फिर क्या होता है, स्थानीय दोष। जैसे आप हरियाणा की तरफ जाइए, वो आधे सह को भी पूरा सह बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, स्कूटर, वहाँ क्या बोलेंगे, स्कूटर। अब ये तो आप भली बात परिचित होंगे, तो हमें वो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वहाँ पे जाके हम स्कूटर को स्कूटर बोलें तो उनको अजीब लगता है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से स्थानीय दोष कहलाता है ना। जैसे गंगा जी स्नान को जा रहे हैं, कोई क्या कहेगा, स्नान को जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, उसको नहीं पता कि ये दोष है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में स्नान को स्नान बोलेगा, स्कूटर को स्कूटर बोलेगा, जबकि जो वास्तविक जो है वो स्नान है और वो है स्कूटर। तो ये कुछ उदाहरण है ना। तो ये आप महसूस भी करते होंगे, आपने उसका वो भी किया होगा, क्या कहते हैं, आपने उसको महसूस भी किया होगा। फिर क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है कि ये अशुद्ध है, हमको अज्ञान, हम उसके बारे में अज्ञान है, हमें ज्ञान ही नहीं है कि क्या चीज़ अशुद्ध है और क्या चीज़ शुद्ध है। जैसे क्या होगा, श को हम स बोल देंगे और सा को हम स बोल देंगे। तो इसमें हमें जो मामूली सा अंतर होता है श और स में, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमको पता ही नहीं होती, वास्तविकता से हम परिचित ही नहीं है। फिर ये होता है कि हमें कुछ वर्णमालाओं का कहाँ कौन सा वर्ण इस्तेमाल करना है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे बहुत से पानी बोल देते हैं, जबकि वहाँ क्या होना चाहिए, पानी पानी, है ना। कोई वाणी बोल देता है, होता क्या है, वाणी। तो हम क्या करते हैं, एक शब्द जो सही शब्द की जगह हम दूसरा शब्द लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें। फिर अभ्यास की कमी। हम क्या कहते हैं, गाड़ी चल रही है तो चलने दो, नहीं,
हम उसको अभ्यास नहीं करते। तो इस अभ्यास के अभाव के कारण भी जो छात्र होते हैं वो अशुद्ध उच्चारण करते रहते। ये तो हो गई बात। फिर जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आत्मविश्वास की कमी है ना। हम घर में तो बहुत है, लेकिन 4 आदमियों के सामने बोलना है तो हम सकचा जाएंगे, हकलाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। मैं सेलिब्रिटी की बात करूं, जैसे ऋतिक रोशन को आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? जानते होंगे लगभग सभी। तो ऋतिक रोशन जब वो बचपन में थे तो उनको वो बोल ही नहीं पाते थे। तो हीरो बनना तो बहुत बड़ी बात, हीरो को सैकड़ों हजारों आदमी के सामने परफॉर्मेंस देनी पड़ती, लेकिन वो उनमें क्या कहते हैं, आत्मविश्वास का जो अभाव था, है ना। अगर हम डरे हुए हैं तो होता ना, जैसे कोई हमारे सामने बलशाली आ जाए या हमें एहसास हो जाए कि किसी सुनसान जगह जा रहे हैं और अचानक से कोई आवाज़ आ जाए तो हमारी घिग्गी बन जाती है। घिग्गी से मतलब हमें शब्द ही नहीं सुझाएगा कि हमें बोलना क्या है। तो कैसे, तो एक हो गया शंका के साथ, भय के कारण, है ना। और बहुत से लोग तेज आवाज में बात करते हैं। तेज आवाज में तो उच्चारण सही नहीं होगा ना। जैसे कोई गाना सुन रहे हैं आप, मान लीजिए कितना ही मेलोडी गाना हो किशोर कुमार साहब का, उसकी आप वॉल्यूम इतना कर दें तो कानों को वो चुभेगा। तो वहां पर भी क्या होगा, जब हम तेज बोलते हैं तो जो एक सामान्य अक्षर की जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं अपने मूल स्वरूप से भटक जाती है। ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है, बहुत से आदमी आलस में रहते हैं, कर देते हैं ना, ऐसे करते हैं जैसे नींद में बोल रहे हैं। उनमें मतलब बोलने की भी ऊर्जा ना हो, जैसे ऊर्जा बहुत होती है लेकिन ऐसे बात करते हैं जैसे बोलना, यानी नीरसता, नीरसता के साथ बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, विषमता के साथ बोलते हैं। जैसे प्रत्येक शब्द को काट काट कर बोलेंगे, जैसे पानी, है ना। उसमें भी क्या होता है, मूल स्वरूप जो है शब्द का और वर्ण का वो बदल जाता है। फिर कहाँ पे हमें बलाघात लगाना है, कहाँ पे हमें बोलने में स्वरों में उतार चढ़ाव देना है, इसका भी पता नहीं होता हमें। गाना तो हम भी गा सकते हैं, आप भी गा सकते हैं, लेकिन एक सिंगर जो होता है, जो गायक होता है, वो सही ले जानता है कि कहाँ उसे उतार देना है और कहाँ उसे चढ़ाव देना है। तो उस उतार चढ़ाव के कारण ही वो गाने इतने प्रिय लगते हैं, कर्ण प्रिय, है ना, आप कह सकते हैं। तो ये जो कारण मैंने आपको बताए, तो ध्वनि कहाँ पे कितना बल लगाना है, किस स्वर में नीचे स्वर रखना है, किस में ज्यादा रखना है। दूसरा मात्रा संबंधी, उच्चारण संबंधी, है ना। और आत्मविश्वास की कमी, डर या आनुवांशिकता, है ना। इन सब के कारण भी अशुद्ध शब्दों का उच्चारण भी हमसे क्या हो जाता है, या बालकों से क्या हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है और इसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कई बार, है ना। बच्चों को हमें आवश्यकता है कि उनको शुद्ध उच्चारण का महत्व के बारे में बताया जाए और उनको अगर वो कोई त्रुटि करते हैं तो उसको सुधारा जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमें संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की हम जब बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं, है ना। तो शुद्ध क्या कब सीखेगा, हम शुद्ध कब बोलेंगे, जब हमने शुद्ध सुना होगा। अगर हमने अशुद्ध सुना है तो हम भी अशुद्ध ही बोलेंगे, और शुद्ध अगर हमने सुना है तो शुद्ध बोलेंगे। तो इसी को हम कह देते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। अब अनुकरण माने क्या होता है, किसी के पीछे पीछे चलना। तो बालक किसके पीछे चलते हैं, अध्यापक के। तो जो छोटे बालक हैं उनके सामने आप जैसा बर्ताव करेंगे वह वैसा ही बर्ताव सीखते हैं। छोटा बालक क्या होता है, कच्चे घड़े की तरह, कच्चे मिट्टी की तरह। तो हम जब सब शुद्ध उच्चारण उनके सामने करेंगे, उनको बताएंगे, तभी वह शुद्ध उच्चारण करेंगे। अध्यापक को स्वयं शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है, तभी बालक जो है शुद्ध उच्चारण करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए।
विद्यार्थियों के समक्ष और उनसे अभ्यास करवाया जाए। और क्या कहते हैं कि अगर किसी बालक की कक्षा में शुद्ध उच्चारण में कोई परेशानी है, कठिनाई है, समस्या है, तो उसका निवारण शीघ्र अतिशीघ्र अध्यापक को करना चाहिए। हर बालक पर, प्रत्येक बालक पर उसको बताना चाहिए, उसमें सुधार करने चाहिए कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आता है आवृत्ति विधि। आवृत्ति विधि। यदि कोई विद्यार्थी का उच्चारण अशुद्ध है तो अध्यापक को उसको बार बार अभ्यास कराएं। कब तक? जब तक वास्तविक जो सुधार आना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो जाता। ये नहीं कि एक बार कराया तब भी सुधार नहीं आया, 2 बार कराइए, 3 बार कराइए। मतलब ये है कि जब तक वह सुधार ना कर ले, एक अध्यापक को उस विद्यार्थी पर बार बार अभ्यास कराया जाना आवश्यक है। ठीक है, शुरुआत की जो कक्षाएं होती हैं, छोटी कक्षाएं, उसमें ही अगर हम इस त्रुटि को दूर कर लेंगे तो आगे जाकर के वह बालक उन कठिनाइयों से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है तीसरा, परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि ये क्या होता है? जहां उच्चारण संबंधी किसी जगह पर कोई दोष है तो जल्दी से जल्द क्या करना चाहिए हमें? तो वहां से ऐसे विद्यार्थी को हटा देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। मान लीजिए कोई क्लास में कोई बालक है जिसका जो जहां से वो आया है उसके स्थान पर वहां पर अशुद्ध वाक्य बोला जाता है या अशुद्ध शब्द बोला जाता है, तो उसको तुरंत हमें रोकना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका प्रभाव अन्य बालकों पर भी पड़े। ठीक है, उसको रोका जाए और कुछ समय तक क्या कहते हैं उसको समझाया जाए और उसको वरना क्या होगा कि उसकी जो ये आदत है वो स्थायी हो जाएगी। स्थायी बनने से रोकने के लिए हमें उसको तुरंत उसको जो उच्चारण कर रहा है उसके लिए उसको समझाना चाहिए, उसको अभ्यास कराया जाना अति आवश्यक है। इसी को बोलते हैं हम परिवर्तन विधि। ठीक है, अब नंबर 4 आ जाती है अवरोध विधि। ये अवरोध विधि के हमें पता लगाना चाहिए कि कारण क्या है। कुछ बालक क्या करते हैं, वो तेज बोलना चाहते हैं, पट 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 कर तेज स्पीड बनाए रखते हैं, जिससे कोई कंपटीशन हो रहा हो, कोई प्रतियोगिता हो रही, तो हमें उसको बताना चाहिए कि यदि आप अपनी जो बोलने की गति है उसको थोड़ा धीमा करें। तेज तेज नहीं बोलना, मतलब एकदम तेजी के साथ नहीं बोलना, उसको एक गति होनी चाहिए, मध्यम गति, उसके साथ अगर बोलेंगे तो कई बार क्या होता है, यही दोष होता है कि वो तेजी बोलने के चक्कर में अशुद्ध उच्चारण करते चले जाते हैं। तो उनको ऐसा करने से रोका जाए, और अगर उनकी गति को आप ठीक कर देंगे, उनको अगर समझाएंगे और उनकी गति जैसे ही वो कम करेंगे, उनका उच्चारण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आता है आपका पर्यावरण विधि। पर्यावरण विधि। पर्यावरण से मतलब क्या होता है कि किसी छात्र का जो उच्चारण होता है अगर वो अशुद्ध है तो वो दूसरे बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अन्य बालकों का उच्चारण और परिवार के सदस्यों का उच्चारण भी महत्वपूर्ण है।
अगर कारण की बात करें तो हो सकता है कि बालक के घर में ही कोई अशुद्ध बात कर रहा हो, अशुद्ध उच्चारण कर रहा हो। तो ये पर्यावरण से मतलब बालक के चारों ओर जितने भी उसके सगे संबंधी हैं या उसके जो मित्र हैं, अध्यापक हैं, उनको सभी को शुद्ध उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर शुद्ध उच्चारण वाला उसको पर्यावरण मिलेगा तभी वह शुद्ध उच्चारण पूर्ण रूप से वह करे, है ना। तो संस्कृत विधि में क्या है, संस्कृत में ये सब जो फैक्टर हैं ये बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, 5 आगे समझ में आपके। ठीक, इसके बाद आता है वाक्य शोधन विधि। वाक्य शोधन विधि। तो वाक्य शोधन विधि क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक वर्ण या शब्द उसका कोई अलग में अपना महत्व नहीं होता, संपूर्ण वाक्य उसका उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो क्या होता है कि शब्द की अपेक्षा, वर्ण की अपेक्षा पूरे वाक्य की जो उच्चारण है उसकी शुद्धता पे, उसके शुद्ध उच्चारण पे अत्यधिक हमें बल देना है बालक के। ठीक है, और इसके बाद ये जो है इंपोर्टेंट विधि है, शब्द के वर्णों के साथ साथ पूर्ण वाक्य के उसको शुद्ध उच्चारण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब आती है कि जब हम शुद्ध वाचन बच्चों को कराएं और उनसे उच्चारण का अभ्यास कराएं तो एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो स्वयं ही शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। यानी कि जब ही तो करेगा बालक, जब एक टीचर या एक अध्यापक करेगा। और यदि कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा बोल करके, उसको श्यामपट्ट पे लिखिए, ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, उसको स्पष्ट करिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चा छोटा, जो छोटी कक्षाओं के बालक वो झिझकते हैं पूछने में। ठीक है, तो उसको झिझक को दूर करने के लिए बालक को प्रोत्साहित करिए कि अगर कोई त्रुटि आया, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछें जब तक कि वो उसके समझ में ना आए। कोई कठिन शब्द आने पर उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। ठीक है, पहले कक्षा में उन छात्रों से अभ्यास कराया जाना चाहिए पूरी कक्षा के सामने जिनका उच्चारण शुद्ध है। ये नहीं कि पहले उस बच्चे को से उच्चारण करवाएं जिसका अशुद्ध है, नहीं, पहले अध्यापक को कक्षा के उन बच्चों से अभ्यास कराया जाना चाहिए उच्चारण का जो कक्षा में उच्चारण अच्छा जिनका है। ठीक है, आ रही है समझ में। ठीक है, अगर कोई बड़ा शब्द आ जाए कक्षा में छोटे बच्चों के सामने तो हमें क्या करना चाहिए, उस शब्द को देख लीजिए कितना बड़ा है, उसके हिसाब से 2 भागों में 3 भागों में बांट करके उसका उच्चारण कराया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे वाराणसी, तो इसको 2 भागों में बांटिए, बच्चों से जब उच्चारण कराएं बोलिए वाराणसी, है ना। इस प्रकार से उच्चारण कराया जाना चाहिए, यानी कि उसकी संधि कर दीजिए और उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में।